बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, ऑलमोस्ट 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को हेल्प करना है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें मेरा फ़ायदा होगा और इसमें आपका भी फ़ायदा है कि आपको कोई भी मेरी जो भी नई वीडियो आती है वो मिस नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आप जानते हैं कि मैं 10th के लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूं और फिर एफएससी के भी लेक्चर अपलोड करूंगा। मैं सीरीज़ वाइज ये काम करूंगा और आपकी अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो मेरा हौसला नहीं बढ़ता। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं ये डिमांड भी नहीं करना चाहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप सब्सक्राइब ना करें। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस बायोएनर्जेटिक का चैप्टर नंबर 7 है। ये एमसीक्यू दूसरे लोग तो आपको करवा देंगे, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा ठहर ठहर के और पूरे आपके कंसेप्ट क्लियर करके आपको ये एमसीक्यूज करवाता हूँ। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अब सबसे पहली बात तो ये है, आप ये देखें कि ये कौन सी रिस्पायरेशन की बात कर रहा है, एरोबिक की या एनारोबिक की। तो बड़ी बात ये है कि ये एनारोबिक की बात कर रहा है, क्योंकि एनारोबिक की नहीं सॉरी बात कर रहा है, ये एरोबिक की बात कर रहा है। एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन वो है जब हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती और फिर हम रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, वो होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। और जो एरोबिक होती है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम ग्लूकोज को तोड़ रहे होते हैं। ठीक है, ये एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस है। मजीद आप पीछे मेरा ये जो लास्ट वीडियो है मैंने उसमें एनारोबिक और एरोबिक को डिफ्रेंशिएट करवाया, उसके डिफरेंसेस बताए हैं। वो भी आप वीडियोस देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब इसमें वो कह रहा है वो कौन सा स्टेप है रेस्पायरेशन का, ये किस रेस्पायरेशन की बात कर रहा है, एरोबिक की बात कर रहा है, जिसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है। ठीक है, वो कह रहा है कौन सा एरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेप है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, और क्रेब्स साइकिल यस, और ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर जो है क्रेब्स साइकिल है और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होता, पायरुविक एसिड जो है वो दो बन रहे होते हैं। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, फिर वो पायरुविक एसिड माइट्रोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोए बन के जाता है, वहाँ पे टूटता है, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन मिलती है हाइड्रोजन जो पड़े होते हैं उनके साथ और वाटर बन जाता है। तो क्रेब्स साइकिल इसका जो आंसर है, राइट आंसर क्रेब्स साइकिल है। अभी मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ। इधर यहाँ पे हमने इक्वेशन पढ़ी थी, किधर गई, पीछे है, आगे होगी, किधर है यार, ये रही। ये देखें, ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल है और ये देखें ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। वो कहता है ऑक्सीजन टेक पार्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन इन। ऑक्सीजन किस में कौन सा वो पार्ट होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का जहाँ पे ऑक्सीजन टेक पार्ट कर रहा होता है। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन निकलेंगे और वो कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें पानी मिलेगा, H2O मिलेगा। और ये मैंने आपको बता दिया है पिछले ही एमसीक्यूज के अंदर कि वो कौन सी फेज़ है, ग्लाइकोलाइसिस है नहीं। क्रेब्स साइकिल में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। लिंक स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब ये कौन से स्टेप्स हैं ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये वो हैं जब पायरुविक एसिड जो होता है ना, पायरुविक PA मैं लिख रहा हूँ, पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोए में AC लिख रहा हूँ, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट जब हो रहा होता है ना, तो ये जो स्टेप्स हैं इनको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के लिंक स्टेप हैं जो दोनों को लिंक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है और उसके आगे वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डेफिनेटली इसका आंसर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। मैं फिर से आपको इधर से भी दिखा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखें, ये ऑक्सीजन जा रहा है और इसने ये जो FADH है या NADH है इसके हाइड्रोजन लेके और ऑक्सीजन को अपने साथ मिला के वाटर बन जाना है। और ये FADH फिर से नंगे हो जाएंगे बेचारे, FADH NADH ये फिर से ग्लूकोज के पास चले जाएंगे, ग्लूकोज की एनर्जी लेंगे और उस ग्लूकोज से हाइड्रोजन ले लेंगे, फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हाइड्रोजन ले लेंगे। इस तरह ये इसीलिए तो इनको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। व्हेन अ प्लांट वाज
kept in darkness for many days, its leaves turn yellow. Why? वो कहता है अगर एक प्लांट को हम काफ़ी अरसे के लिए रख दें डार्कनेस में, यानी कि जहाँ पे रोशनी ना हो, एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे डार्कनेस हो, जहाँ पे लाइट ना हो, जहाँ पे अंधेरा हो, वहाँ पे रख दें तो उसके पत्ते येलो या पीले क्यों हो जाते हैं? देखते हैं। लीव्स कुड नॉट गेट ऑक्सीजन, पत्तों ने ऑक्सीजन हासिल नहीं किया। एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस, पत्तों ने ऑक्सीजन हासिल नहीं किया। क्या रोशनी के अंदर ऑक्सीजन होती है? नहीं, ऑक्सीजन तो हवा में होती है। तो ये तो गलत हो गया कि ऑक्सीजन नहीं मिली, ये बात तो है ही गलत। लाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से क्या नहीं हुआ, अब हम आगे देखते हैं। लीव्स कुड नॉट गेट लाइट, पत्ते जो है लाइट नहीं हासिल कर सके। एंड सो देयर वाज नो रेस्पायरेशन, ये भी बात गलत है। हमने पढ़ा रेस्पायरेशन एक ऐसी चीज है जो दिन हो या रात हो, उससे रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हो रही होती है। तो इस वजह से ये भी गलत है। लीव कुड नॉट गेट ऑक्सीजन, यार फिर से ऑक्सीजन की बात कर रहा है, वो तो लाइट उन्हें नहीं मिल रही, ऑक्सीजन तो मिल रहा है। एंड सो देयर वाज नो रेस्पायरेशन, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक हो गया। अब वो कहता है लीव्स कुड नॉट गेट लाइट, क्योंकि हमने उसे अंधेरे में रखा तो उसे रोशनी नहीं मिली। एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। गुड, ये आंसर हमारा राइट है, तो डी इज राइट। ये क्यों राइट है? क्योंकि हम जब पौधे को अंधेरे में रखेंगे तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो डिग्रेड हो जाएगा। तो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए वो पीले हो जाते हैं। क्लोरोफिल का रंग सब्ज होता है, ठीक हो गया, ग्रीन होता है, इसी वजह से पत्ते येलो हो जाते हैं। तो डी इज राइट ऑप्शन। आगे वो कहता है फ्रॉम विच बॉन्ड of ATP from which bonds of ATP molecule energy is taken, कौन से वो बॉन्ड हैं जहाँ से ATP जो है जहाँ से एनर्जी हमें मिल रही है। ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक तो मतलब है इसके अंदर एडिनोसिन कोई चीज़ होगी, एडिनोसिन नाम से ही पता चल रहा है, और साथ में ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट होंगे, इसी को हम ATP कहते हैं। जब ये इसका फास्फेट बॉन्ड टूटेगा तब हमें एनर्जी मिलेगी। और ग्लूकोज से हमें एनर्जी तब मिलती है जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। और ये प्रोटीन्स होते हैं, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकती है, कोई और चीज़ें हो सकती हैं। ये आपकी ना लेवल की बातें नहीं है, ये आगे आ जाएंगी। तो इसका आंसर बनता है ये हमारे पास फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक हो गया। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर से ATP के स्ट्रक्चर में। ये 3 फॉस्फेट हैं, जब हमने कहा था एक फॉस्फेट टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। ये एडिनोसिन है, ये राइबोस शुगर है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये एडिनोसिन बेस पेयर है, ये बेस पेयर नहीं है, एडिनोसिन बेस है, और ये 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। ठीक हो गया। ट्राइफॉस्फेट मतलब इस एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, जब ये एक फॉस्फेट टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, वो कहता है which of the component of the leaves chlorophyll is present? स्ट्रोमा, ये जो हमारे पास जो प्लास्ट होता है ना, उसकी जो डार्क स्पेस होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। थैलाकोइड, यस, थैलाकोइड इज द ऑप्शन। आगे भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma membrane is the membrane which is covering the cell or a cytoplasm। ये देखें, ये सेल है ना, ये उसकी न्यूक्लियस, और उसके बाद में बाय ये जो मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो इसके अंदर तो नहीं होता ना, इसके अंदर तो नहीं होता ना क्लोरोफिल, इसके अंदर नहीं होता। ठीक हो गया। और उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये जो मटेरियल जो पानी जो पड़ा होता है अंदर फ्लूइड लाइक, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर भी नहीं होता। थैलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक हो गया। आप चैप्टर नंबर 4 है गालबन, उसमें मेरा लेक्चर है इसके ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर, और ये जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, लीकोप्लास्ट हैं। ठीक है, इसका लेक्चर है, ये भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है विच ऑफ दीज कैन इंटर इनटू द क्रेब साइकिल, ये कौन सी वो चीज़ है जो क्रेब साइकिल में इंटर हो सकती है। आपका कंसेप्ट पहले ही क्लियर है अगर आपने मेरे पहले वाली डिस्कशन सुन ली है। ग्लूकोज तो नहीं जाता। पायरुविक एसिड, यस इट विल गो, बट
इसने कन्वर्ट होना है एसिटाइल CoA में जाने के लिए, और ये ग्लूकोज कहाँ टूटेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। और जो हमारे पास ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बनेगा, फिर पायरुविक एसिड टूट के पायरुविक एसिड जो है सॉरी वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा, और फिर ये चला जाएगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, मैं इधर से आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप मुझे सही गौर से सुन रहे हैं। ये देखें, ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ग्लूकोज टूटेगा, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या होगा, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज टूट के 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। क्रेब्स साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अल्टीमेटली वाटर बन रहा है। ठीक हो गया, और कुछ ATP बन रही है जो कि हम NADH और FADH2 से बना रहे हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। When we work hard, we suffer from muscle fatigue because मसल सेल्स। मैंने अपने लेक्चर में पहले भी बताया कि जब हम ज़्यादा हैवी काम करते हैं तो हमें खलियां पड़ जाती हैं, या जिनको हम क्रैम्प्स कहते हैं, या हम कहते हैं यार हमारी जो है ना, हमारी जो है क्या कहते हैं, हमारी लेग्स में पेन हो रही है, हमें दर्द हो रही है। रात को अक्सर ये होती है। ये क्यों होती है कि हमारा जो लैक्टिक एसिड होता है ना, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है, मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, ATP जो है वो सही से, जो ग्लूकोज है सॉरी वो सही से टूटता नहीं है, हम एनर्जी नहीं ड्राइव कर सकते, एनर्जी निकाल नहीं सकते ग्लूकोज से। तो इस वजह से वो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो लैक्टिक एसिड की शक्ल में जमा हो जाते हैं। ठीक हो गया, अब ये देखते हैं, ये एनएरोबिक की लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है जो स्केलेटल मसल में हो रही होती है। ये MCQ यहाँ से आया। देखें, ये जब लैक्टिक एसिड हमारी जो है लेग्स के अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है, हमारे पाँव में, हमारी लेग्स में, थाइज में, जहाँ हमारे मसल्स के अंदर जब ये अकोमुलेट होगा स्केलेटल मसल्स के अंदर, तो तब हमें पेन होगी। ठीक है, इसी को क्रैम्प्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से फटीग होगी। फटीग कहते हैं बंदा कमजोर थकावट महसूस होगी। ठीक हो गया, अच्छा आप ऑप्शन पढ़ते हैं। कैरी आउट एरोबिक रिस्पायरेशन एट फास्टर रेट एंड सो आर टायर्ड। एरोबिक रिस्पायरेशन ज़्यादा तेज रेट में कर रहे होते हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, ये बात गलत है। कैरी आउट एनएरोबिक रिस्पायरेशन एंड सो अकोमुलेट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। वो कह रहा है हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, ये बात भी गलत है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तब होगी जब रिस्पायरेशन एरोबिक होगी। आप मुझे समझ रहे हैं, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर क्रैब साइकिल होना है, एनएरोबिक में तो क्रैब साइकिल होना ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन गई। कैरी आउट एनएरोबिक रिस्पायरेशन एंड सो अकोमुलेट लैक्टिक एसिड, दैट इज द राइट ऑप्शन, कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा। ये ऑप्शन क्यों गलत है, डी में कहता है कैरी आउट एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक तो है, ऑक्सीजन है ही नहीं, इसी वजह तो हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन की है। ये देखें, एनारोबिक की हाइडिंग में हम पढ़ रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, और एरोबिक में तो 3 स्टेप्स होते हैं, आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है और साथ में हमारे पास क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, वो एरोबिक में होती है। तो एरोबिक में तो लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं है। ठीक है, तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन और सी इज द राइट ऑप्शन। वो आगे बात करता है, वो कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस व्हेन क्रेब साइकिल इज ऑपरेट वंस। तो इसका ऑप्शन 2 है, क्योंकि एक हमारे पास एक मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करवाता हूँ। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 एसिटाइल CoA बनेंगे, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। ठीक हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। फोटोसिंथेसिस में भी ऐसा हो रहा होता है, रेस्पिरेशन में भी ऐसा हो रहा होता है, तो बोथ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वो कहता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन वेवलेंथ ऑफ। यार मैं आपको बताऊं, ये मैंने इतना इस पे फोकस किया था जब मैं ये पढ़ा रहा था पिगमेंट्स वाला टॉपिक आपको, कि ये MCQs है, और मुझे पता ही नहीं था कि ये एक्सरसाइज का MCQs है। तो ये एक्सरसाइज का है, तो इसका ये डी ऑप्शन राइट है, रेड एंड ब्लू, क्योंकि ये रट्टे वाली बात है। रेड एंड ब्लू इज द राइट ऑप्शन, और मैं आपको पीछे से दिखा भी देता हूँ। हाँ, पिगमेंट्स कहाँ गए यार, पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये रहा भाई, मैंने MCQs बताया भी होगा आपको। रेड एंड ब्लू कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे अब्सॉर्ब द मैक्सिमम लाइट।
सो दैट्स इट, वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट भी करेंगे और साथ में हम शॉर्ट क्वेश्चन और टर्म्स टू नो भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।